बताइए अपने बारे में। सर मैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन SGS ITS इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से किया है और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। संस्कार से क्या समझते हो आप? सर संस्कार वो चीज़ होती हैं जो एक व्यक्ति के जीवन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। जिस तरह भोजन आदि भी आवश्यक होता है, वैसे एक अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन के लिए संस्कार बहुत आवश्यक चीज़ होती हैं। यदि कोई व्यक्ति जंगल में पैदा होता है जी सर। तो क्या वो संस्कारी नहीं होगा? सर हो सकता है। आपने समाजशास्त्र पढ़ा है कि नहीं सर, समाजशास्त्र नहीं पढ़ा। तो आपसे टेक्निकल डेफिनेशन पूछता तो आप बताओ। चलिए, आप GS ITS से ग्रेजुएट हैं? जी सर। GS ITS का मेन मोटो क्या है? सर GS ITS का ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। अच्छा, कब इस्टेब्लिश हुआ था GS ITS? सर 1952। क्या नाम था उसका? सर उस समय इसका नाम था GSTI, गोविंद राम सेक्सरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। पक्का सही बता रहे हो आप? जी सर। ये कला भवन था? यस सर, सॉरी गलत बोल दिया। सबसे पहले कला भवन था, फिर बाद में जब टेक्निकल टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल नॉलेज इसमें स्टार्ट हुई तब GSTI हुआ। सबसे पहले कला भवन था। अभी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? सर अभी वर्तमान में RK सक्सेना सर इसके डायरेक्टर हैं। RK सक्सेना सर। सर ओके। GS ITS को अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एक्सीलेंस कौन सा मेरिट मिला है? अभी जो नया रेटिंग हुआ है। सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 के बाद ही है उसकी रैंक, मतलब नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स में। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में 100 है? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 100 के बाद है लेकिन। आर यू श्योर? यस सर, मैंने देखा है लेकिन अभी मैं एकदम याद नहीं कर पा रहा। 120 होगा। सॉरी सर। 100 अंडर 100 नहीं, 100 के बाहर अबव 100। इतना खराब है GS ITS। चलिए, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं? जी सर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। तो क्या इस तरीके से रिजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके खिलाफ नहीं है? सर ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ही इसको लाया गया है। इसमें ऐसे जनरल सेक्शन जो अनरिजर्व कैटेगरी थे उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और सांसद दोनों के अंदर से यदि मिसमैच या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट को हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टर एंड कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि रिजर्वेशन इन एनी केस शुड नॉट बी एक्सीड 50%। यस सर। देन सर वो जो इंदिरा सावनी जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड माना है। इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी हियरिंग्स हुई हैं EWS को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही माना है अभी, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है 50% का, वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को दिया जाता है, उसकी लिमिट 50% है। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, इसलिए ये उस 50% के अंदर नहीं आता। सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, जी सर। क्या है ये? सर सम्यक वाक महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक पक्ष है, सम्यक वाक, जिसके अनुसार सभी 8 मार्ग बताएं, कौन से मार्ग हैं? अष्टांगिक मार्ग है? जी सर। सर सम्यक कर्मांत, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि। सॉरी सर, मैं अभी इतने ही याद कर पा रहा हूँ। त्रिरत्न जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी है। जी सर। क्या है जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? सर जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध धम्म और संघ। संघ। संघ।
एक मुझे ये बताइए कि अभी कुछ जैन कम्युनिटी ने अनरेस्ट करा था, अनरेस्ट मतलब आंदोलन करा था जी सर। किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को लेके, क्या रीज़न था? सर मतलब मैं आप किस टाइम की मतलब इस हाँ, बात मतलब जैन कम्युनिटी और जैन रिलीजन्स के अगेंस्ट में जी सर। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने कुछ विरोधाभास प्रोड्यूस करा था जी सर। रिलेटेड टू देयर ओरिजिन, रिलेटेड टू देयर एक्सपांशन, जी सर। क्या था वो? सर ओरिजिन को लेके ऐसा विरोधाभास है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म का के संस्थापक थे, इसको लेके विरोधाभास है। इसके अलावा सल्लेखना के ऊपर भी विरोधाभास देखने को मिला है। मुझे एक बात बताइए, अब साइंस और धर्म जी सर। दोनों में से किसको, विज्ञान और धर्म दोनों में से किसको महत्व दोगे आप? सर दोनों को का अलग अलग स्फीयर और स्कोप है। जैसे साइंस जो हर चीज़ एवरी स्फीयर इन एवरी डायमेंशन आई वांट टू सिलेक्ट वन यस सर। फ्रॉम द अदर, यस सर। यू गो विद? सर साइंस के साथ जाऊंगा, जो रीजनिंग होगा, जो रैशनल होगा, उसके साथ जाना चाहूँगा मैं। दैट्स व्हाई फिर समलिंगना जो है वो एक प्रकार से आपको ऐसा नहीं लगता है कि इट इज़ वेरी एंटी ह्यूमन या अगेंस्ट द, इट इज़ अ वे ऑफ यू नो, इज द अनदर वे ऑफ सुसाइड? सर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सर जितना मैंने पढ़ा है सर, इसके हिसाब से सल्लेखना सुसाइड को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सुसाइड जब भी होता है वो बहुत आक्रोश या आवेश में होता है। जब कोई जीवन से हार जाता है या बहुत निराश होता है या कोई बहुत बड़ा दुख आता है, उस टाइम कोई सुसाइड करता है। लेकिन सल्लेखना someone is attempt for suicide and then gone यस सर। dead is not only the moment is responsible but a long way, यस starting from the depression, then followed by some stress, then combination of causes, and then finally, यस सर। so suicide is the conclusion of all the previous events. So it's somewhat like a samlingna. सर इसको एग्जैक्टली रिलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मेंटल स्टेट होता है सल्लेखना में और सुसाइड में वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सल्लेखना एक बहुत ही पीसफुल सा उसको कहना चाहिए मृत्यु है। और यस सर। समझे, एक ये बताइए कि आपने सबसे पहले इंजीनियरिंग के, फिर आपने जो सब्जेक्ट्स चूज करे, फिर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, तो आपकी लाइफ के अंदर बड़ा अलग अलग नहीं है? मतलब आप ना तो वाणी से है, ना ज्ञान से, ना आपका जो कर्म से आप समया को, आप जैनिज्म को बिलोंग करते हो, यस जो सर। कि अहिंसा, आप देखोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तो वहाँ पर फूड चेन और फूड वेब होता है, Yes, कहीं ना कहीं हिंसा होती है। जो पूरा का पूरा फूड चेन होती है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ट्रांसफार्मर, देन डिकम्पोजर, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से बहुत मतलब एंटी जैन है। फिर फॉलोड बाय और नॉलेज ऑफ मैथ्स, फिर आपने शारीरिक शिक्षा के अंदर आपने ट्वेल्थ कराया है, देन उसके बाद में BE कराया और देन फिर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो। यस सर। तो जस्टिफाई करो यार, ये अपने इतने ज़्यादा अप एंड डाउन था। सर यहाँ तक फॉरेस्ट में जो आया हूँ इसके लिए तो ग्रेजुएशन मतलब किसी भी साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग मैंने उस हिसाब से ठीक की है, मतलब इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ही है साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैंने साइंस ही स्कूल में सब्जेक्ट लिया था 11th और 12th में। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद फॉरेस्ट में एक अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन। और फॉरेस्ट मतलब प्रकृति के पास रहना, मैं उसको ऐसा नहीं कह सकती कि वो मतलब कहीं सम्यक से बहुत मैं अलग नहीं समझता उसको। सर आपका फॉरेस्ट में आने का क्या उद्देश्य या क्या मतलब और क्यों आना चाहते हैं फॉरेस्ट में? इसके अलावा और भी आपका तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इसमें तो बहुत अच्छी स्कोप है और बड़े बड़े पैकेज और इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होते हैं, तो इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और फॉरेस्ट में क्यों आना चाहते हैं, क्या ऐसा? सर
फॉरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मुझे एक तो प्रकृति और पर्यावरण में मेरी प्रारंभ से रुचि रही है। इसके अलावा करियर ऑप्शन के रूप में गवर्नमेंट जॉब को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक प्राइवेट जॉब से मेरे लिए ज़्यादा है। मतलब मेरा प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी हुआ था, लेकिन जितना मैंने अपने दोस्तों को और अपने बड़े भाइयों को देखा है, मैं उस सेटिस्फैक्शन को फील नहीं कर पाता जो एक प्राइवेट जॉब और बहुत ज़्यादा पैकेज के बाद भी मेरे हिसाब से नहीं मिलता। सेटिस्फैक्शन क्यों है, क्या वजह है सर गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फैक्शन क्यों है? सर जो मैं समझता हूँ उसके हिसाब से सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ज़्यादा होता है प्राइवेट एम्प्लॉय के मुकाबले। इसके अलावा ये वजह सेटिस्फैक्शन सर एक्चुअल क्या है? सर ये तो बनावटी आंसर है। सर मैं जो समझता हूँ ये तो आप रटा आंसर बता रहे हैं जो आपको रटाया गया है। सोशल वर्क कर लो। प्राइवेट सर सोशल आपके पास सोशल वर्क कर वर्क लो। सर सोशल वर्क नहीं कह रहा Interaction होगा। मैं सिर्फ सोशल वर्क की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं सोशल वर्क सॉरी सर, मतलब अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैं सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। सोशल वर्क सिर्फ इंटरेक्शन तो एनजीओ अब तो स्वयं सहायता समूह वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। बीइंग एन ऑफिसर आप लोग इतना नीचे जाके कर ही नहीं सकते हैं। अब एक सोसाइटी एक वर्कर बन जाए तो आप बिल्कुल लोगों को घर जाएंगे। सबसे Satisfaction क्यों? लीस्ट कम्युनिकेशन होता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स का सोसाइटी से। यदि आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं सोसाइटी से जुड़ के काम करूंगा तो आप कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत बोल रहे हो। बहुत रिमोट एरियाज में आपकी पोस्टिंग होगी, आपके जितने भी जो वर्कर हैं बस आप उनको रोज आपको उनका चेहरा देखना है। ना तो आपसे कोई नेता मिलने आएगा, ना कोई ऑफिशियल आएंगे, ना किसी प्रकार का कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है आपकी। फिर आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? सॉरी सर, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में सेटिस्फैक्शन क्या क्या मापदंड, मतलब उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं, इसमें सेटिस्फैक्शन ऐसा क्या है? प्राइवेट में क्यों नहीं और सरकारी में क्यों नहीं? वही मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ सर यहाँ पर क्यों? सर प्राइवेट जॉब में जो वर्कलोड होता है वो गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्राइवेट मतलब आप काम नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते हो। काम नहीं करना चाहते। आप ये दोनों लोग बैठे- नो सर, मैं ये नहीं कहना चाहता काम नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट जॉब वाली बैठे मैं 10 बजे से ऑफिस गया और 8 बजे तक यहाँ पर हूँ। एसीएफ बैठे हैं, आपकी जो हायर पोस्ट है ना, ये एसीएफ इसी पोस्ट पे आना चाह रहे हैं। हाँ। मैं एसीएफ बैठे हैं, आपकी हायर पोस्ट जो है ना, जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। किसने बोला सर को बताओ, मुझे बुला के मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, 8-15 दिन तक आ नहीं पाता हूँ, कभी कहाँ मिल रहा हूँ, कभी कहाँ मिल रहा हूँ मैं, उनको जो फोन आता है। ऐसा कहा कि सरकारी नौकरी में वर्कलोड नहीं है, प्राइवेट में ज़्यादा वर्कलोड है। तो पहली बात, आप वर्कलोड कब वर्कलोड वाला क्यों करना चाहिए? बीइंग एज ह्यूमन बीइंग यू शुड गो थ्रू हार्ड वर्क। भाई आपको वेलफेयर करना, अच्छा जितना काम करें हार्ड उतना अच्छा कर पाएंगे समाज का, देश का। सॉरी सर। चलो, फॉरेस्ट में आने का उद्देश्य आपका ये कि आप एनवायरनमेंट, हाँ चलो वापस आ जाइए, वो तो अटक गए तो ठीक है। हाँ, तो और क्या उसके अलावा कोई दूसरी नौकरी नहीं है? आप डिप्टी कलेक्टर बन जाइए और भी अच्छी नौकरी है। और इसमें ऐसा पीएससी क्यों में दिया हुआ है, ईमानदारी से बताओ समीर। यस सर। पीएससी में दिया होगा। यस सर, दिया है। तो फिर मतलब इधर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उधर मतलब आप कुछ भी मतलब इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन। अच्छा, फॉरेस्ट में हो गया, हो सकता है बाद में पीएससी में हो जाए तो ये छोड़कर चले जाएंगे। नो सर, मैं प्रेफर फॉरेस्ट को ही करूँगा, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। आप मैं लिख के दे सकते हो अंडरटेकिंग। जी यस सर। आपको चलो डिप्टी कलेक्टर मिल गया, एसए मिल गया, कौन से जॉइन करेगा आप? सर एसीएफ ही करूँगा डेफिनेटली। पक्का? यस सर। चलिए, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मतलब आपने फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या अपने मन में बना रखा, माइंडसेट, या क्या आपने ज्ञान अर्जन किया फॉरेस्ट के बारे में? क्या डाटा कलेक्शन किया है, नॉलेज? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे भारत में 1860 में मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो गया था। 1860 में? यस सर। ठीक है सर और किसने किया इसको एस्टेब्लिश करने में? ब्रिटिशर्स का हाथ पे कौन किया था? कौन व्यक्ति था जिसने इसको किया था? इसका बायलॉज लिखने वाला कौन है? जैसे संविधान के मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर जी, बाबा साहब जैसे बना, उसमें ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फाउंडेशन रखी थी? सर डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिश
ने किया था। कौन थे वो? सर वन महानिरीक्षक का पद उन्हें मतलब सबसे पहले उन्हीं को मिला था भारत में। तो 1860 में हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या 1862 में हुआ? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली याद नहीं करता हूँ। आगे बढ़े, और इसके आगे क्या जानते हैं? सर इसके बाद वन विभाग के बाद अलग अलग वन नीतियाँ और वन अधिनियम आए, जिसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 है। इसके अलावा वन नीति 1894 में सबसे पहले आई थी, फिर 1952, और वर्तमान में जो वन नीति है वो 1988 की है। तो 1894 वाली वन नीति क्या कहती है और 1988 वाली 1952 वाली क्या कहती है और 88 वाली, तीनों वन नीतियों में क्या क्या उद्देश्य क्या क्या रखे गए, लक्ष्य क्या रखे गए, उसका मोटो क्या था ये वन नीति बनाने का? वरना 1894 में वही चलने देना था, या 52 वाली के बाद 52 या 88 नहीं आना चाहिए, क्यों बदली गई क्या? सर सबसे पहले जो 1894 वाली जो वन नीति थी उसमें मुख्य रूप से वन और कृषि दोनों पर बराबरी से उनका उद्देश्य था कि दोनों का संवर्धन और विकास हो। और इसमें कुछ जो कानून आदि थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए गए थे, मतलब जिससे वो वनों का शोषण भी करते थे, और उसकी कुछ खामियां थी जिसके कारण 1952 में वन नीति आई। 1952 में क्या वन नीति आई, उसमें क्या हुआ? 1952 की वन नीति में वनों का वर्गीकरण किया गया, वनों के संरक्षण की ओर और अधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो आदिवासी थे उनके संरक्षण की ओर भी कुछ थोड़ा बहुत इसमें प्रावधान था। बहुत डिटेल तो नहीं थी 1952 की वन नीति में, लेकिन जो वन के संरक्षण के लिए आवश्यक कुछ कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। आपने एक पॉइंट बताओ, क्या उद्देश्य मोटो क्या था? इसका बहुत पॉइंट हो इसके अंदर। सर मुख्य उद्देश्य वनों का संवर्धन और संरक्षण था। वनों का संवर्धन और संरक्षण, पक्का? जी सर। चलो मैं बात बता दूंगा। और 88 वाली? सर 1988 की जो नीति आई उसमें और भी उसमें जो डिटेल्स इस वन नीति में जिन जो चीज़ें जो कमियां रह गई थी उसको पूर्ण करने के लिए 88 की नीति आई देखो थी। कमियां वो होती है, एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य तो रहता है ना, हर नीति का उद्देश्य रहता है। जी सर। क्या था? सर समुदाय को साथ लेकर वनों का संवर्धन और विकास 1988 की ऐसी नीति बात में था। का जी सर। 1894 वाली जो नीति थी टोटल हार्वेस्टिंग और टिम्बर एक्सेप्शन ऑफ Yes, sir. टिम्बर था सीधा। यस सर। 52 में उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट था, Yes, sir. कि फॉरेस्ट का औद्योगिकीकरण किया गया। जी, sir. पेपर इंडस्ट्री में तो उसका डिमांड और सप्लाई को नहीं बराबर करना था कि डिमांड बढ़े सप्लाई भी Yes, होना sir. चाहिए। तो फॉरेस्ट का औद्योगिकीकरण किया जाए, उसकी फेलिंग की जाए, फिर उसका प्लांटेशन किया जाए, ऐसा उद्देश्य था। Yes, जैसे sir. आपका 88 वाले क्या था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, Yes, sir. संयुक्त वन प्रबंधन, Yes, sir. पब्लिक और दोनों समुदाय को साथ समुदाय लेकर। साथ Yes, sir. ऐसे उद्देश्य, ठीक है। Yes, sir. कौन-कौन से एक्ट है वन विभाग में? सर वन विभाग का सबसे जो अभी एक्ट चल रहा है वो 1927 का ही है, भारतीय वन अधिनियम। अच्छा, ये इसके पहले भी कभी बना था कि नहीं बना था? ये पहली बार बना तब से वैसे ही चल रहा है, ये अमेंडमेंट हुआ इसका कभी? सर इसका अमेंडमेंट 2017 में। ये 27 से पहले हुआ है? सर क्षमा चाहता हूँ, उसके पहले मुझे पता नहीं उसके बारे में। अभी कौन सी पॉलिसी आने वाली है? सर फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी जो 88 के बाद अभी कौन सी आने वाली है? कुछ है उसका चल रहा है? सर 2019 में ड्राफ्ट आया था फॉरेस्ट पॉलिसी का, हाँ। लेकिन बहुत विरोधों के कारण उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। क्यों विरोध हुआ, उसके क्या कारण? सर उसमें जो आदिवासी आदि थे उन लोगों के हितों पर कुछ उन्हें डर था, और जो पर्यावरणविद थे उनके विरोध के कारण इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, जैसे जो वन अधिकारी हैं वो आदिवासियों को यदि कोई भी अपराध करते हैं तो उन्हें उसी समय जैसे मार भी सकते हैं, और इसके अलावा यदि कोई अपराध उनके प्रति उनके खिलाफ होता है तो जब तक किसी कार्यालयीय मजिस्ट्रेट के पास वो केस नहीं जाता तब तक अभियोजन शुरू नहीं होगा। इस प्रकार के कुछ प्रावधानों के कारण इसका बहुत विरोध हुआ। अच्छा, इसमें सीधा एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल पढ़ा हुआ, ट्रिपल पी जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस सर। मेन कारण तो वो है उसमें जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो विरोध कर रहे हैं जो भी सब तरफ से, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब इसमें पब्लिक एक है कि नहीं, उसमें एक बिजनेस या उसको एक पार्टनरशिप की तरह उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। उससे ये लग रहा है कि फिर इनके हाथ में चला जाएगा तो अपने हिसाब से उसको कटाई करेंगे, फिर इसका जो फॉरेस्ट पर हार्वेस्टिंग हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फिर इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये कहानी उसमें ये भी पढ़ा आपने? सर पढ़ूंगा मैं इसके बारे में, मैंने अभी मेन पॉइंट यस जैसा आपको सर। नहीं पता 94 वाली क्या है हार्वेस्टिंग ऑफ Yes, sir. 1894, 52 वाली कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका Yes, sir. औद्योगिकीकरण Yes, sir.
ठीक है 88 वाली कौन सी Joint Forest Management। इसका है पीपी मॉडल यस सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा पॉइंट करना मतलब ऐसे बहुत पॉइंट होते हैं लेकिन एक उसका होता है जैसे थीम नहीं पढ़ते हम लोग कि आज ये दिवस इस दिन इसका थीम क्या रखा गया है, ये होना चाहिए आपको। थैंक यू सर। ठीक है ना। अब कितने एक्ट आपने चलो होता है एक तो बता दीजिए। चलो आपने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बताया है नहीं है 1927, इसके अलावा सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी है ठीक है सर। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ठीक है सर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ठीक है। और वनों से रिलेटेड है ये तो मैं बता रहा हूँ वनों से 1927 वाला एक्ट बना उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जंगल में आप जो भी आग लगाएगा, लकड़ी काटेगा, शिकार करेगा, उसमें भी ये इंक्लूडेड मतलब सारे वनों से जितने भी संबंध सारे अपराध उसमें प्रतिबंधित है। Yes, sir। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग से क्यों आया इसमें? सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेनली जो एनिमल की वो स्पीशीज़ और प्लांट्स जो एंडेंजर्ड थी या जो खतरे में हैं उनको अलग अलग उसमें सर शेड्यूल्स हैं उसमें 6, उन शेड्यूल्स में उनको स्पेसिफाई करा और हर अलग अलग जानवरों की स्पीशीज़ के अलग अलग पनिशमेंट उसमें डिसाइड की गई है। कितने शेड्यूल बनाया हुआ है? सर 6 शेड्यूल्स हैं उसमें। 6 शेड्यूल। यस सर। अच्छा और लास्ट के शेड्यूल में क्या क्या है? सर लास्ट का जो शेड्यूल है वो मेनली प्लांट स्पीशीज़ के लिए है, अच्छा जिसमें उन प्लांट स्पीशीज़ को कोई भी हार्वेस्ट या आप बताते हैं एग्जांपल बता दें शेड्यूल 1 में कौन से एनिमल, कोई भी एग्जांपल शेड्यूल 2 में कौन सा, शेड्यूल 3 में, Yes, sir। 4 में तो सर शेड्यूल 1 में जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक बक, ठीक है इसके अलावा गिर लायन भी फर्स्ट में ही हैं। ठीक है सर सेकंड शेड्यूल में सर बारहसिंगा सेकंड शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल सॉरी सर फर्स्ट शेड्यूल में है बारहसिंगा, फर्स्ट शेड्यूल में है। हाँ ठीक है यस सर। सर फिर सेकंड शेड्यूल में भी ऐसे ही जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी संख्या का मैं अभी एग्जांपल याद नहीं कर पा रहा। चलो पीछे के प्लांट्स बताइए, वैसे सबको याद नहीं होता होगा, ठीक है पीछे के लास्ट के बता दो। सर लास्ट में पिचर, पांचवें में पीछे से रिवर्स आओ। सर छठवें में है पिचर प्लांट, हाँ हाँ सॉरी सर मैं एक ही याद कर पा रहा हूँ प्लांट, और पिचर प्लांट। हाँ और पांचवा जो स्पीशीज़ है उसमें वर्मियन कैटेगरी के ऐसे जानवर हैं जो वनों को या कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं जिनको मारना प्रतिबंधित नहीं है। उसमें 4 आते हैं, कौवे, फ्रूट बैट, राइस और सॉरी सर माइस और मतलब चूहा और मूषक। ठीक है। कौवा क्या नुकसान पहुंचाता है जंगल को? सर जंगल के अलावा इसमें कृषि आदि को भी वो नुकसान पहुंचाता कौवा है। ऐसा क्या नुकसान पहुंचाता है? कौवा के दाने तो चुगता ही नहीं है जाके कि चिड़िया जैसे दाना चुग जाती है, ऐसा तो नहीं है। सर क्षमा चाहता हूँ मैं इसके बारे में नहीं जानता। हाँ। कौवे भी उसमें टाइप है ना, कॉमन क्रो करके एक है उसमें, अब एक वर्ड डला हुआ कॉमन क्रो, उसका पढ़ लेना। जी सर। ठीक है। तो ऐसे कौवे की स्पीशीज में जब आप टाइगर की स्पीशीज लगभग 12 टाइप की पता है Yes, sir। टाइगर की। अपने इंडिया में कौन सा है? रॉयल बंगाल। Royal Bengal। ऐसे पूरे वर्ल्ड में लगभग 12 है कहीं के। आपका इधर जाएंगे थाईलैंड तरफ जाएंगे, फिर आपका अफ्रीकन कंट्रीज में भी जगह आपका, फिर ऊपर आपको जाएंगे तो चाइना में भी टाइगर पाए जाते हैं, वो अलग ऐसे क्या है उससे कॉमन क्रो है। यस सर। अब बताएं कि वनों के बारे में क्या है, जैसे प्रशासनिक दृष्टि से या एनवायरमेंटल की दृष्टि से, आप तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। उनका जलवायु क्लासिफिकेशन। की दृष्टि से, क्लाइमेट की Yes, दृष्टि sir। से, दोनों दृष्टि से। सर मध्य प्रदेश के वन। आपको हाँ बताइए, ओवरऑल मध्य प्रदेश के बारे में बता दीजिए। सर मध्य प्रदेश के जलवायु के हिसाब से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा ये वर्षा के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है और प्रशासनिक आधार पे 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। क्या अंतर तीनों में, क्या अंतर है? सर आरक्षित वन जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जहाँ पे वन्यजीवों की सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे किसी भी मानवों का अतिक्रमण आदि मतलब उनका आना अलाउड नहीं होता। इसके अलावा पशुओं के चारण आदि की भी परमिशन नहीं होती। संरक्षित वन में ये जो नियम है वो कुछ शिथिल होते हैं। वहाँ पे
चरने आदि की परमिशन दी जाती है कुछ बाहर के एरियाज़ में, और अवर्गीकृत वन है जिन्हें सरकार द्वारा इन दोनों श्रेणी में नहीं रखा गया है या किसी भी प्रकार से नोटिफाई नहीं किया गया है, वो अवर्गीकृत वन है। अच्छा, अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है और टाइगर रिजर्व, ये कौन किस प्रकार के वन होता है? सर राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं अच्छा, और अभ्यारण्य संरक्षित वन, और टाइगर रिजर्व किसके अंतर्गत आता है? वो भी आरक्षित वन के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, अभ्यारण्य में संरक्षित वन में आता है। जी सर। क्या दोनों में क्या अंतर है, अभ्यारण्य और उद्यान में क्या अंतर है? सर अभ्यारण्य और उद्यान में भी वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो मतलब लोग मानवों के मूवमेंट आदि का और चराई आदि का वो होता है। नहीं, इट इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। ये तो फिर आरक्षित वन में हो गया, वही हमने आरक्षित वन भी हो, फिर उसी को अभ्यारण्य बनाने की जरूरत क्या पड़ गई है? यही क्राइटेरिया है तो फिर आरक्षित वन संरक्षित वन हुई। सर मेन क्राइटेरिया तो उन दोनों को डिसाइड करने के लिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा और फोना का कंजर्वेशन होता है, नेशनल पार्क्स का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। नेशनल पार्क में जहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ जैसे टाइगर या बारहसिंगा, शेर आदि, इनका संरक्षण किया जाता है। इनमें जो वनस्पति आदि हैं या वृक्ष हैं उनकी ओर, उनका संरक्षण की ओर कम ध्यान देके वन्य जीवों का ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उसमें फ्लोरा और फोना दोनों का संरक्षण होता है। और उसमें फ्लोरा फोना और अभ्यारण्य में, उसमें पार्क में क्या होता है, उद्यान में क्या होता है? सर नेशनल पार्क में मेनली फोना मतलब फ्लोरा पे नहीं है फोकस। It's all protected area. नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सभी प्रोटेक्टेड All एरिया are है। protected उसमें areas. आइदर रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कोई भी हो सकता है। not only flora, fauna, but all the biomes, including algae, fungi, monera, protista, as well as geography. यस सर। All the geography, all the landscape are protected. Yes, sir. That's why it's for protected area यस सर। network. Yes, sir. It's not all about fauna only. यस सर। Flora, fauna, and all living organisms. यस सर। Protected. आप थोड़ा Thank पढ़ you. लीजिए, आप बिल्कुल आंसर के पास बिल्कुल टच ही नहीं करें हमारी इस सब बात पे, आप आई नहीं रहे। मतलब आपका आरक्षित वन संरक्षित वही डेफिनेशन, अभ्यारण्य और उसमें भी एक ही डेफिनेशन, थोड़ा उसको सुधार लीजिए। चलो सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, और क्या है टेलीकम्युनिकेशन। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको किस चीज़ में पकड़ है, कमांड किस में? एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना उसके Yes, लिए, sir. तो ओवरऑल सब्जेक्ट होता है Yes, किसी का। sir. हम लोग 11वीं वाले पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों पढ़ते हैं, लेकिन एक कोई सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती है, किसी टॉपिक को भी। आपकी किस में अच्छी कमांड है? सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा, मुझे पसंद है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें क्या क्या जैसे बताएंगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? सर उसमें लॉजिक गेट्स, उनके कॉम्बिनेशन से जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स बनते हैं उसको स्टडी किया जाता है। बेसिक गेट कौन सा होता है लॉजिक गेट्स में? बेसिक कौन सा होता है? सर लॉजिक गेट्स में बेसिक एंड हाँ। और एंड नॉट गेट होते हैं। अच्छा, एंड गेट क्या करता है? सर एंड गेट दो जो इनपुट्स होते हैं उनमें से उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन टाइप इसको समझ सकते हैं। और गेट क्या करता है? सर उसको एडिशन टाइप गेट समझ ठीक सकते है, हैं। और नॉट इन्वर्ट कर देता है वो Convert आउटपुट। कर। ठीक है। अब जैसे आप एंड गेट लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से डिवाइस बनाने में इस्तेमाल करेंगे आप? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन Yes, से sir. कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर इसको लगभग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सभी में, जैसे हम जो कैलकुलेटर, वॉचेस होती हैं या काउंटर्स होते हैं, रजिस्टर, जो मेमोरी जो हम यूज़ करते हैं, हर मेमोरी में लॉजिक गेट्स का यूज़ होता है। नहीं तो किसके अंदर रखेंगे आप ना, इस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम होता है ना, इसके अंदर लेंगे आप। तो एंड गेट को ऐसा कोई होता नहीं कि आप उसे पेज जैसा देखो, आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग का Yes, sir. सिस्टम है, तो किसके अंदर आप रखते हैं उसको, कहाँ, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन। नहीं, लॉजिक गेट है, अगर आप एक जनरल आप इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक Yes, ऐसा sir. पार्ट है जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कौन सा आइटम जिसको आप टच कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, जिसका नाम होता है जैसे आईसी, सुना है? Yes, sir. हाँ? यस सर। कोई गेट किसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करते हैं? आईसी के अंदर करते हैं? Yes, sir. कोई तो हम Yes, sir. ठीक है,
या फिर आपका मेमोरी कार्ड होता है, Yes, sir. वो भी क्या पार्ट ऑफ आईसी है? Yes, sir. हम लोग जनरली आईसी यूज करते हैं, मेमोरी Yes. कार्ड तो आपका Yes, आईसी sir. इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें। Yes, sir. ठीक है, उसमें डिजिटल या आपका ठीक है आपका या फिर मतलब ऑडियो वीडियो दोनों उसको स्टोर करके रखता है। यस सर। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, क्या डिफरेंस है? सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हाई वोल्टेज और हाई करंट में वो काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में लगभग करंट के फ्लो को मतलब हाई करंट के एप्लीकेशन को स्टडी किया जाता है, करंट और वोल्टेज के। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट का फ्लो होता है इसको रेगुलेट करके फिर उसके एप्लीकेशन के को ही यूज़ किया जाता है मेनली। अच्छा, इसमें करंट लो क्यों रखते हैं? कारण क्या है? सर लो करंट इसमें इसलिए रखते हैं ताकि वो रेगुलेट कर सकें उसको अपने हिसाब से, और जो डिवाइसेस हैं जो उसके एप्लीकेशन है वही डिफरेंट है। नहीं, इसमें सिर्फ इसमें करंट ये हो गई, करंट बढ़ा दिया घटा दी, इसमें दोनों में ब्रांच बन गई। मतलब आप यही कहना कि करंट का फ्लो हाई है तो इलेक्ट्रिकल, लो हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कोई बेसिक डिफरेंस बताओ ना, एग्जैक्ट। ठीक है सर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज़ होता है, और कंडक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं उसको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिकल्स में। क्या अंतर है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस है? सर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो मतलब करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, और सेमीकंडक्टर जो नॉर्मल कंडीशंस में तो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक वोल्टेज उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में दी जाए तो वो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। मतलब वो रेगुलेटेड करंट को फ्लो को अलाउ करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस है? तो आपने एग्जांपल दिए कि उसमें सेमीकंडक्टर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिकल, लेकिन दोनों का डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है, आप उसको माइंड पे नहीं आ रहा सर एक मिनट सोचने। इलेक्ट्रिकल में फ्लो करंट एक डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन है होल होता है, यस सर। इसलिए पूरा टोटल उसकी ब्रांच अलग होगी। ऐसे मतलब Yes, sir. आप रिवर्स करंट भी लाते हैं। Yes, sir. ठीक है? यस सर। आप कोई सिग्नल जो ऑटोमेटिक डिवाइस बनाते हैं, कैसे बनता है आपके? इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होता है ना, ऑन ऑफ होता है, एक बार करंट का रिवर्स होता है उसका। Yes, sir. जबकि इलेक्ट्रिकल में ऐसा आपका नहीं होता, हाँ नहीं सिंगल आता है। है। थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका रिवर्स बेस पे भी काम करता है। या ये तो आप मटेरियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल में ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। Yes, sir. प्रिंसिपल नहीं बता पा यस रहा। सर। ठीक है, तो मटेरियल की बात यस सर। सर मैं क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर मैं लगा दूंगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस में तो नहीं चलेगा, चलेगा वो जल जाएगा, लेकिन कंडक्ट तो करेगा वो। यस सर। समझ नहीं समझ Yes, रहे? कंडक्ट करेगा लेकिन वो चलेगा नहीं, तो क्या उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है? करंट तो दोनों फ्लो हो रहा है। Yes, sir. दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, यस सर। इसलिए दोनों में इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। डिफरेंस ये है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स करंट पे बेस्ड भी काम Yes, दोनों sir. डायरेक्शन में, एक तरफ आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, दूसरा क्या रहता है? Holes. होल्स क्या हो, चलो बताइए। सर होल्स मतलब वेकेंट स्पेस, जब इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को छोड़ देता है, जो वेकेंट स्पेस क्रिएट होता है उसको होल बोलते हैं। कहाँ से छोड़ता है वैकेंट, होल कहाँ से छोड़ता है इलेक्ट्रॉन? सर जब एक स्पेसिफिक एनर्जी उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो अपने बैलेंस शेल को छोड़ देता है, तो जो वेकेंट स्पेस क्रिएट होता है उसको होल बोलते हैं। एग्जैक्टली मूवमेंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम होल्स का मूवमेंट मान लेते हैं। होल्स का मूवमेंट मान लेते हैं। यस सर। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ही वो लेके जाता है। तो केमिस्ट्री की भाषा बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे तैयार करते हैं? डोपिंग वगैरह पढ़ा होगा Yes, आपने, हाँ? कैसे होती है डोपिंग, कैसे होती है? सर डोपिंग में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब किसका होता है? पेंटावेलेंट में कौन सा रहेगा? सर पेंटावेलेंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन से हो जाएगी डोपिंग? नाइट्रोजन एक गैसेस मटेरियल होता है, उसके लिए डोपिंग है। सर उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन वो मतलब थियोरेटिकली। पेंटावेलेंट देखिए, यस सर। हाँ, उसको इस्तेमाल में भी तो बताइए। एग्जिस्ट भी तो बनना चाहिए वो। Exist करना चाहिए ना। यस सर, सॉरी सर। तो ये फॉस्फोरस ही मेनली यूज़ करते हैं डोपिंग के लिए। अच्छा, पेंटावेलेंट उसको किस टाइप का बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, और दूसरा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें आर्सेनिक या बोरॉन जिसमें ऐड करते हैं उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसमें कितने वैलेंस होती है उसकी? उसकी वो ट्राइवेलेंट। एन टाइप और पी टाइप का क्या है मतलब? एन टाइप क्यों, पी टाइप क्यों बोलते हैं उसको? एन इसलिए बोलते हैं, एन का मतलब है नेगेटिव, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है होल से, इसलिए उसको एन टाइप बोलते हैं। और पी टाइप में होल डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको पी टाइप बोलते हैं। डोपिंग करते कौन सा बॉन्ड बना के होती डोपिंग होती तो कौन सा बॉन्ड बनने के लिए उसमें सर कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर इसका ट्रांजिस्टर कितना टाइप से बनते कितने टाइप के होते हैं उसमें? सर ट्रांजिस्टर बेसिकली NPN और PNP टाइप का होता है, और अगर दूसरी तरह से देखें तो BJT, FET और MOSFET, ये ट्रांजिस्टर के टाइप है। इमीटर बेस कलेक्टर में क्या कैसे डिफाइन करेगा? इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है? यस सर। इमीटर क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है, बेस क्या करता है? जैसे आपका NPN हो गया, आपका PNP हो गया, तो कैसे Yes, बनाना है उसको? सर बेस वो होता है जिसको मतलब ग्राउंड करते हैं, और एमिटर वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और कलेक्टर जहाँ पे मतलब करंट आके मतलब उसको सिंक की तरह बोल सकते हैं। बेस की क्या जरूरत होती है इसमें? बेस क्या जरूरत है? एक तरफ N लगा दे, एक तरफ P लगा दे, NPN या PNP होता है, यस सर। या तो दो तरफ पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, या दो तरफ नेगेटिव इसमें पॉजिटिव। बेस क्यों लेते हैं बीच में, ऐसे क्यों लेते हैं? सर क्यों? NP ले लो ना, एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ कलेक्टिंग यूनिट पे काम करेगा, कलेक्टर उसको कलेक्टर यूनिट उसको इमिट करेगा। बेस क्यों लेते हैं? सर इसमें डबल बाइसिंग की जाती है, मतलब एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, दूसरे को रिवर्स बायस किया जाता है, इसलिए जो बेस होता है वो उन दोनों के बीच में ये लिया जाता इलेक्ट्रॉनिक्स है। का कॉन्सेप्ट होता है आप रिवर्स फ्लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स Yes, sir. डिफरेंट सेक्ट हो गया, Yes, sir. ब्रांच से अलग हो गई। क्या बताया मैंने? इसमें करंट रिवर्स फ्लो, आप Yes, sir. इलेक्ट्रिकल में आप ऐसा नहीं कर सकते। Yes, sir. वो एक ही तरफ है, हाई वोल्टेज टू हाई पोटेंशियल टू Low potential. ये आपका रिवर्स भी करेगा। यस सर। ठीक है, यही तो डिफरेंस आपको Yes, sir. ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आपको नॉलेज हो। और दूसरा जेनर डायोड क्या बता रहे हैं? जेनर डायोड सर ये मतलब जो PN जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और जेनर डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है। अच्छा, जब इसमें मतलब रिवर्स बायस करेंगे, इसके मतलब जो पॉजिटिव साइड है उसको नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तभी ये कंडक्ट करता है। ठीक है सर। आपका गृह जिले के पास में मोसा नेशनल पार्क है। सर जबलपुर से सबसे पास कान्हा नेशनल पार्क है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? सर 940 स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ का फ्लोरा क्या है? सर वहाँ पे फौना में मेनली बाघ, हिरण, चीतल, बारहसिंघा, जंगली सुअर, नीलगाय आदि ये सब पाए जाते हैं, और फौना में मुख्यतः वहाँ पे साल के वन हैं। इसके अलावा और दूसरे भी शीशम, सागौन आदि के भी, लेकिन कम घनत्व के साथ वन है वहाँ पे। आप फॉरेस्ट सर्विस में चयन हो जाता है तो सबसे पहले क्या चेंज करना पसंद करेंगे? सर एग्जैक्टली चेंज तो नहीं, लेकिन जो पहले से ही जो पॉलिसीज़ हैं या जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको ही और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का, और जो मुझे काम दिया जाएगा उसको अच्छे से करने का प्रयास मैं सर्वप्रथम करूँगा। आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आपके पास कोई एक पावरफुल आदमी आता है, पावरफुल इन द सेंस जो इन्फ्लुएंस करता है आपको या उस एनवायरनमेंट को, और वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, से सलमान खान आया, उसने कहा एक हिरन का बारहसिंघा का शिकार कर दिया, उसको कैसे रोकोगे? सर इसके लिए मतलब एक्ट्स बने हुए हैं, मतलब इनको एक डिफाइन करने के लिए। वो तो तब भी बने हुए थे एक्स, जब उसने राजस्थान में काम किया। सर इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मेरी मॉरल वैल्यूज़ वहाँ पे ठीक रहें, कि मैं किसी वहाँ पर जो दूसरे लोग खड़े थे उनकी मोरल वैल्यूज नहीं थी जब सलमान खान ने काम किया। सर ऐसा नहीं कहा जा सकता, अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाता कि वो इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर, इलीगल सर डेफिनेटली उसको रोकना चाहिए, और मैं रोकूंगा। सर जो भी मतलब मेरे अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनको मैं मतलब कमांड दूंगा कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि कौन उसमें इन्वॉल्व है, और उनके द्वारा अगर पोटेंशियली मतलब वो करने वाले हैं तो उनका पहली मतलब जंगल में, वन क्षेत्र में पहले तो कोई सामान्य ऐसे कोई आ भी नहीं सकता, तो ये वन अधिकारियों का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये ध्यान रखें कि मतलब जो बाउंड्रीज़ है उनको कोई और क्रॉस ना करे। लेकिन अगर कोई क्रॉस भी करता है तो उनको जल्दी से जल्दी वहाँ उस क्राइम को पकड़ना और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लोगों को तो क्वेश्चन है बेटा। सर जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर मुझे उसके बारे में आपके सामने ही हो रहा है, आपके अधीनस्थ कोई नहीं है, आपके अधीनस्थ ढूंढेंगे।
सर अगर कोई वो किसी जानवर का शिकार अगर करता है तो हम जो मतलब यदि मेरे पास मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा, और अगर उसने कोई क्राइम कर ही लिया है तो उसके खिलाफ पंचनामा आदि या जो भी कार्रवाई होती है वो करूंगा, और फिर जो भी जहाँ भी मतलब उसको रिपोर्ट करना चाहिए उसको अपने और ऊपर वाले लेवल पे रिपोर्ट करूंगा उस क्राइम को। एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए कौन सा लॉ लगाओगे आप? सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही लगेगा। और सॉरी सर मुझे इस और नहीं मालूम। टेक्नोलॉजी या फॉरेस्ट, किसको चूज करोगे? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है फॉरेस्ट को कहीं भी नुकसान पहुंचा रही है। फॉर एग्जांपल 5G कनेक्शन ले लेते हैं। यस सर। फॉरेस्ट में आग लगने का भी खतरा है क्योंकि माइक्रोवेव जो उनका सिग्नलिंग प्रोसेसिंग है उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकता है, हवाई जहाज गिरने का डर है। फॉरेस्ट भी हो सकता है, फॉरेस्ट फ्लोरा फौना पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो। यस सर। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? या तो आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो वनों का संरक्षण करना है उसके लिए क्या करेंगे आप? सर टेक्नोलॉजी वहाँ तक ही सही है जब तक वो वनों का बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। मतलब इतना नुकसान तो झेल सकते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सके, लेकिन यदि क्षतिपूर्ति संभव ना हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज काम नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन ही आपका पूरा हो जाएगा। 5G आ जाता है, 4G बंद हो गया, इन के साथ आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सर उसको अगर एक्सेप्ट करना भी पड़ता है किसी कंडीशन में, तो जो फॉरेस्ट का नुकसान होता है उसको किसी और तरह से पूरा करने का प्रयास करूँगा। जैसे जब भी ऐसे कोई डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको गवर्नमेंट से या NGT से तभी अप्रूवल मिलता है जब उसके बदले में कुछ और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए किया जाए। मतलब बिना एकदम पूर्ण रूप से फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और मेरे हिसाब से पहुंचाना भी नहीं चाहिए। मतलब आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे? सर लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि फॉरेस्ट का बहुत अप्रत्याशित हार्म ना हो। क्या रहेगा पैमाना आपका अप्रत्याशित? सर अप्रत्याशित वही जिसकी क्षतिपूर्ति ना की जा सके। जैसे कैंपा जो आया है वो इस चीज़ के लिए आया है कि अगर बहुत सारे वृक्षों की कटाई होती है तो वो उसकी जगह किसी दूसरी जगह जहाँ स्थान हो वहाँ उसके बदले में उससे अधिक पौधारोपण किया जाए। आप वनों की इलीगल कटाई को अपनी टेक्नोलॉजी से रोक सकते हो? जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है आपके पास। यस सर। जैसे सर टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली, जैसे ड्रोन से ड्रोन से नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे आप ड्रोन नहीं उड़ाकर रख सकते हो। सर ड्रोन का कॉस्ट जितना है उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल हमारे पास है। सर इसके अलावा RFID सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। क्या कैसे लगाएंगे? सर RFID सेंसर से जो मतलब अगर उनको पेड़ों पे लगाते हैं और अगर वहाँ पे कोई कटाई होती है, या जो कैमरास का भी यूज़ किया जा सकता है अलग अलग जगह पे कैमरा से, तो उससे अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसको जल्दी पकड़ा जा सकता है। और कुछ नहीं। सर कैमरे से कैसे पकड़ोगे आप उसको? कैसे जब कैमरा की वायर काट के आ जाएगा, कैमरा लगा हुआ जंगल में है और वहाँ कटाई हो रही है जो इलीगल है, आप कैसे उसको कैसे पता करेंगे? कैसे देखने जाते हैं? मौके कैसे पकड़िएगा? अभी मान लो मैं भी जंगल में बैठा हूँ, काटना जंगल है, आपका कैमरा कैसे काम करेगा? उसका आपको कैसे इन्फॉर्मेशन देगा? सर कैमरास को मतलब हर थोड़े टाइम में उनकी रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जाता है, या उससे और संभव है कि जंगल के रिमोट एरिया में रात में 2 बजे जाएगा आप कैमरा चेक करने चले जाएंगे? सर है पॉसिबल है? सर उसके पहले ऐसी प्रोन एरियाज़ जहाँ पे कटाई होती है या खतरा है, पहले उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ज़्यादा इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। हर जगह तो कैमरा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसे क्षेत्रों को अगर आइडेंटिफाई कर लिया ऐसे जाए। क्षेत्रों की तो बात कर रहा हूँ, रात में कैमरा चोरी कर लेगा तो पहले वो कैमरे पे आएगा, पीछे से चोर ऐसे ही करता है। आपने कैमरा लगा, उसको बैक साइड से आएगा, उसको पता कैमरा फिट आज पकड़ा, दूसरे को लिया कैमरा लगा तो पीछे से जाएगा कैमरा। सर कैमरा के कैमरे को निकाल के रख देगा वो। सर कैमरा के अलावा भी जी फॉरेस्ट गार्ड्स जो वहाँ पे ड्यूटी में होते हैं वो लोग भी निगरानी का कार्य करते हैं। भैया एक फॉरेस्ट गार्ड के पास कम से कम 1000-1500 मीटर का बीट एरिया होता है, ठीक है। अब इतने में फॉरेस्ट गार्ड कहाँ था घूमेगा? मतलब जैसे गाँव में, जैसे गाँव छोटे छोटे गाँव देखे होंगे
एक फॉरेस्ट गार्ड के पास कम से कम 3-4-5 गाँव होते हैं, कम से कम 3 से 5 गाँव होते हैं। रात में 2 बजे कौन कौन से जंगल में घुमाएगा, वो कैसे करेगा, फिर टेक्नोलॉजी का लगाएगा वो, कब वो कैमरा खोलने जाएगा, कब उसकी रिकॉर्डिंग देखने जाएगा, कैसे काम करेगा। सॉरी सर, मैं और अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ऐसे आंसर 2 ही ना, ठीक है, ठीक है, ऐसे आंसर 2 ही मिल जाते हैं। बड़े बड़े बातें बोलने से या बहुत आदर्श वाली बातें बोलने से ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एकदम परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। जितना प्रैक्टिकली अभी तक के हो पाया है वो बताएं। सिविल सर्वेंट को आदर्शवादी आदमी से, प्रैक्टिकल आदमी से, यस सर, यथार्थवादी से, Yes, sir. आदर्शवादी से, यस सर, ठीक है ना? Yes, sir. कि जैसी सिचुएशन में सर आप आदर्श पे, आपके आदर्श भाषा, आपका आदर्श बिहेवियर, आपका आदर्श काम, ये सब काम नहीं आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, आपको एक यथार्थवादी बनना पड़ेगा। आपने बोला कि मैं कैमरा लगा ही दूंगा, फॉरेस्ट गार्ड बोले 2 बजे जाके बदल, रोज कितना जाएगा बदलने, कितनी देर जाएगा? Yes, मतलब sir. आपका वहाँ कोई रिमोट एरिया में कोई नेटवर्क होता है कि आप उसको अपने मोबाइल कैमरे से कनेक्ट कर लोगे, कुछ नहीं होता है, यस सर, ठीक है ना? यस सर, ध्यान रखूंगा सर मैं। चलिए आप आंसर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा आंसर 2 ही में जो पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल। है। Yes, आप sir. इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने चल जाते हो। यस सर, ऐसा लोग पता नहीं ये इम्पॉसिबल है, कहावत है। हॉबी है योग करना ना, जी सर, और योग और लघु फिल्म है। ध्यान और लघु फिल्म। ध्यान और लघु फिल्म है। क्या करते हैं ध्यान में? सर ध्यान में मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि जो मैं गोल अचीव करना चाहता हूँ उसको मैं अभी अचीव कर चुका हूँ। पर भी ध्यान में भी लालच, जबकि ध्यान के अंदर तो आपको स्वयं को, इस परमात्मा और आत्मा को बिल्कुल स्वतंत्र करना चाहिए। अचीव करने के लिए सर पहले अपने मन को शांत करके आत्मा की शक्ति का चिंतन करते हुए ही करता हूँ। भ्रमित कर रहे हैं। इसका ध्यान शक्ति प्राप्त करने के लिए सीधा, ठीक है। चलिए योग वगैरह करते हैं क्या उसमें? बस बैठ करके ध्यान लगाते हैं सर योग प्रतिदिन ध्यान ही करता हूँ मैं, हैं? प्रतिदिन ध्यान ही करता हूँ, योग नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते। नहीं सर। कब कब करते हैं? सर सूर्य नमस्कार मैं मतलब स्टेप उनके बताएं, सूर्य नमस्कार कितने स्टेप होते हैं? सर इसमें 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, 16 चरणों में जो किए जाते हैं। सब- दोबारा कौन सा है? उसको क्या बोला, लेकिन नाम है जी सर। क्या बोलते हैं? सर मैं लाइन से बता दूँ? 9 वाला बता। सर एक सेकंड याद करके बताता हूँ। नमस्कार आसन, सर क्षमा चाहता हूँ, अभी याद नहीं कर पा रहा। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। आपने ध्यान किया फिर भी आपको शक्ति। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो वहाँ पे लघु फिल्म आप देखते हैं, कौन सी लघु फिल्म देखी आपने? सर लघु फिल्मों में मैंने द प्रोफेसर, देवी, दर्पण। अभी रिसेंटली कौन सी देखी? सर दर्पण देखी थी कब ये, देखी वो? सर शायद लास्ट वीक देखी थी। क्या था उसकी, क्या सोच? सर उसमें चाइल्ड लेबर के ऊपर थी वो फिल्म, जिसमें एक छोटा सा लड़का होता है और उसके पिताजी का एक एक्सीडेंट में उनको मतलब वो इतने घायल हो जाते हैं कि वो कुछ कार्य नहीं कर पाते, और उनकी माँ भी पहले से बोल नहीं पाती थी, इसलिए वो दोनों असमर्थ होने के कारण उसको एक छोटी सी चाय की दुकान में काम करना पड़ता है। और फिर कुछ अधिकारी आके उसको मतलब चाइल्ड लेबर के कारण उस दुकानदार के ऊपर केस कर देते हैं। तो उसमें मजबूरी बताई गई उस लघु फिल्म में कि चाइल्ड लेबर भी मजबूरीवश बहुत लोग क्या करते उससे हैं। आपको शिक्षा मिली? सर उससे ये शिक्षा मिली कि कोई भी एक्ट है उसको ज्यों का त्यों इम्प्लीमेंट करने के अलावा उस रियल कंडीशन को समझना चाहिए। जैसे उसकी ज़रूरत थी कि उसके घर का मतलब उसकी जो आजीविका है वो चले, उसको शिक्षा प्राप्त हो, उसको भोजन आदि के लिए जो आवश्यक ज़रूरी है उसको वो सहायता मिले, तो फिर उसको ऐसा कार्य नहीं करना पड़ता। इसीलिए चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक्शन लेने के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, मतलब उसको प्रमुखता देना चाहिए जिस चीज़ के लिए। चलिए ठीक है सर, बता दें। सब्जेक्ट मेरी यहाँ तक कि मेरा मानना है पोस्ट आपको मिल सकती है, लेकिन जो मैं वर्ड बोलने वाला हूँ
नॉलेज एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट्स यस सर, और बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज Yes. है लेकिन क्लियरिटी प्रॉब्लम है। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। सर मैं हाँ Concepts. घूम गया था मतलब बीच में। बाकी यस सर, बेसिक मतलब अभी जितना भी इंटरव्यू लिया है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया। थैंक यू सर। और एज पर योर Communication अच्छा है। कम्युनिकेशन हाँ, अच्छा है, काफी अच्छा है। यूएस का एग्जाम भी अच्छा है। Yes, sir. ठीक है? सर मैं जो एक दो क्वेश्चंस में जिनमें गलत बोल रहा था उसमें आप लोग थोड़ा हेल्प कर देंगे, मतलब कैसे बोल सकता हूँ? Which one? जैसे फॉरेस्ट में मतलब वो सोशल वर्क उसमें नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे शब्द गलत हो गए। जो सोसाइटी के इंटरेक्शन में बोल रहा था वो मतलब मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। देखो आपकी हॉबीज क्या है, ध्यान करना Yes, sir. और लोगों से मिलना। Yes, sir. ध्यान करना, स्पिरिचुअल, नेचर, इन्वायरमेंट और कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को कनेक्ट करना यस nature सर, से। यस सर, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कनेक्ट माई सेल्फ, Yes, sir. नेचर, यस सर, स्पिरिचुअलिटी, गॉड। और जितना मैंने देखा है कि जो लाइफ है कोरोना sir. के समय, बता देना एग्जाम्पल कि कोरोना के समय जो सबसे एक बेसिक जो लाइफ के अंदर आया दैट इज ऑक्सीजन। यस सर, तो जिसके पास में ऑक्सीजन है, Yes, sir. जिसके पास में गुड हेल्थ है यस सर, ना, इन सब। और यदि वही जॉब बन जाए मेरा यस सर, प्रोफेशन, यस सर, तो ये आपको आपका प्रेम बढ़ाना है कि यू आर नेचर लवर काइंड ऑफ पर्सन। यस सर, ठीक है, तो जस्टिफाई कर दोगे। यस सर, है ना? और ये इलेक्ट्रॉनिक और ये और थोड़ा सा टेक्निकली पूछे तो थोड़ा जस्टिफाई कर देना, Yes, बट sir. इतना वो मत जाना, है ना। यस सर, तो सर ने जो क्वेश्चन पूछे आपको बिल्कुल समझ गए आप, यस सर, है ना, तो वहाँ पर भी बहुत एक्सपर्ट रहेंगे। यस सर, हाँ टेक्निकल थोड़ा ठीक है और थोड़ा वो देखने में ठीक है। मतलब हाँ। पहली बार कोई बंदा मिला है कि मुझे हाँ। टॉपिक में है और सब प्लेन। वही हाँ भाई बताया कि मुझे डिजिटल है, हाँ इनको नॉलेज है और थोड़ा तो देख लेना ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं, लेकिन मेरा ये क्या केमिकल इंजीनियरिंग में हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, हमारा लेबोरेटरी वगैरह हमने और एडवांस ये इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है कि संस्कार राजधानी से हूँ मैं। ठीक है सर, ये तो आपका पूरा इंटरव्यू संस्कार पर चले जाएगा। यस सर, और मैं फिर वो कल्चर पे बहुत जाने वाला था, मैंने सोचा कि चलो रहने दो, Yes, sir. फॉरेन डिपार्टमेंट में है, यस सर, तो मत जाओ Sir, वो बोलोगे। वेस्टर्नाइजेशन। हाँ आइडियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक बनो। यस सर, ठीक है, जैसे आप ऐसा कर ही दूंगा, आप नथिंग इज इम्पॉसिबल पॉलिसी ध्यान में चल रहा आई है। एम फ्रॉम तुम ऐसा करो। जबलपुर, Yes, sir. दैट्स इट, यस सर, नॉट द कल्चरल कैपिटल ऑफ एमपी। यस सर, ये बोला होगा ऐसा बोलने को। एडजेक्टिव मत Yes, sir. लगाओ। वो संस्कार है तो बाकी ये गैर संस्कार ही है। यस सर, हाँ, सर ध्यान आप बता रखना दें। सर। इसके अलावा ये फॉरेस्ट, मैंने भी लिखा है बेटा, नॉट प्रैक्टिकल। Yes, sir. सबसे पहली चीज, यस सर, ठीक है। Yes, जो sir. दूसरे जजेस ने बोला है वो ऑलरेडी मैं लिख कर गया। यस सर, ठीक है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी है बेटा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस है जहाँ आपको प्रिपेयर करना है, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे हो आप। लाइक आप क्यों इस फॉरेस्ट सर्विसेज पे आना चाहते हो, पूरा आंसर गलत दिया। यस सर, ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने गलत दिए। यस सर, तो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की प्रॉब्लम है, हाँ, analysis नहीं कर पा रहे। एनालिसिस आप खुद नहीं कर पा रहे हो। बी प्रैक्टिकल। Yes, sir. इसका सबका सॉल्यूशन है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो, पॉलिश मत करो क्वेश्चन। सच्चाई वाली बात, मुझे एक बार पूछा है कि आप तो एनआईटी से बीटेक किए हो गए, आपने तो उतना तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। मैंने बोला सर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर नहीं हो उसके बाद मैं नौकरी में ट्राई करूँगा, और आप फॉरेस्ट में ही क्यों जाना चाहते हो? मैंने सर मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मैंने एजुकेशन लोन लिया, वो लोन भरने के लिए मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। इसलिए बोला जनरल स्टडी मेरा खराब है और मैंने पहली बार एसीए का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यही निकला था, इसलिए मैं फोकस करके आया और ये मिल जाएगा कि नौकरी और ये सही है, और ये सही है। Yes, sir. सीधी बात है। Yes, sir. हाँ, मैं कोई ऐसा कर ये लूंगा उनको वैसा पता करके है ऐसा कुछ क्या नहीं है। सच्चाई है। Yes, sir. सच्चाई सच्चाई उनको पता है। मैं Yes, जॉब sir. कर रहा था तो मैं आप पढ़ाई नहीं आदत- कर पा रहा था, कोचिंग पढ़ा था, और मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस अच्छा है, सर ने आंसर मेरा दिया, सिलेक्शन हो गया। आपने जो आंसर दिया उसमें बहुत आपका difference है। आंसर थोड़ा सा फैब्रिकेटेड नहीं। हाँ ऐसा गलत, चलता है। सर ने बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। यस ऐसा सर, नहीं कि मैं गांव का हूँ तो मैं तो गांव में रहता हूँ तो मुझे हाँ जंगल ही पसंद है, सर हाँ। जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे भी रह रहा था बोला फॉरेस्ट में नहीं आओ तो भी आपका गाँव Yes, sir. नहीं है। हर ऐसा नहीं है। हर एजुकेटेड पर्सन अपनी लाइफ के अंदर डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट जॉब सेक्यूर हो, यस सर, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, और बहुत अच्छा हुआ कि मैं मेरे राष्ट्र के अंदर यदि कुछ ऐसा काम करूँ जो कि फॉरेस्ट या कंजर्वेशन से रिलेटेड है। दैट्स यस सर, दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड ऑल दिस थिंग। यस सर, सोशल रिस्पेक्ट भी है, यस सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, इसमें आपका प्रोडक्शन फॉरेस्ट अलग है, आपका टेरिटोरियल फॉरेस्ट अलग है, वाइल्ड लाइफ आपकी अलग है, नर्सरी वाला आपका अलग है, जैसे अभी मैं टाइगर स्ट्राइक कोर्स में अलग है, तो आप अलग अलग आप जब खुद का सोशल वर्क करते हैं तो आप एक सीमित दायरे में कर पाते हैं। आप एक लेकिन आपको यहाँ
जब आपका मान लो टेरिटोरियल में है लेकिन आपको वाइल्ड लाइफ में करना, आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, तो आप ऐसे डायमेंशन में आप काम कर सकते, अलग अलग एस्पेक्ट में काम Yes, कर sir. सकते हैं। इसलिए Yes, तो आप इंटरेक्शन तो ऐसे भी कर सकते हैं, सोशल वर्कर बन के और कोई भी, लेकिन आप इस ऐसे सेक्टर में आते, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी नौकरी में, आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग फील्ड में अलग अलग पदों पर लेके कार्य करना पड़ता है। वहाँ आपका कंट्रीब्यूशन होता जो भी होता, ऐसी बातें करना। यस सर। ऐसा आदर्श नहीं बना कि मतलब डेडिकेटेड बस यही काम होगा, वहाँ भी आपको ऐसे एंगल बताना पड़ेगा। सर अगर जैसे सिविल सर्विसेज और इसमें भी वो यही बोलें तो कि दोनों में तो फिर जो पहले मिल जाएगी बेस्ट की किसी भी बात नहीं। हाँ, पर अभी मेरा फोकस इस पे है, Yes, sir. उसके वक्त नहीं। और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा है। ये आप आगे बढ़ोगे अच्छे पे जाओगे, Yes, sir. ऐसे नीचे तो जाओगे ही नहीं। यस सर। ठीक है, बड़े एरिया में जाओगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। तो सम्यक ठीक है। सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान यस सर। और सम्यक सच्चाई। यस सर। सम्यक सच्चाई Yes, फॉर sir. यू। Yes, sir. चलिए ठीक सर है। और जो क्वेश्चन सर ने पूछा था, जैसे फॉरेस्ट का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता तो उसमें मतलब आंसर समझ में नहीं नहीं, ये आता। तो- जैसे तो- इलीगल एक्टिविटी का सर ने बोला था पेड़ों वाला, तो मतलब सर आप अभी बता दीजिए, मतलब अगर पूछे तो क्या बोल सकते हैं उसमें कि अभी सर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया है ना, मेरा सिलेबस उतना इसका ज्ञान नहीं है। जब मैं आऊँगा नौकरी में सीखूंगा, ट्रेनिंग वगैरह में जो चीज़ होती है, क्यों ऐसा मैं कर ही दूंगा। ठीक है, इतना ज्ञान मुझे अभी नहीं है। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं कि सामने वालों को जवाब देने के लिए बात तो मनवाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। स्केप ऐसे करो, स्मार्टली स्केप करो, आप इसको पजल करके स्केप मत करो, समझ रहे हैं जी ना? सर। आप जवाब देने की कोशिश करते फिर ऐसा लगता है कि हमें ऐसा निकलना चलो, फायदा है। ठीक है। आपका एक वो थोड़ा एक पॉइंट बिल्कुल, दो लोग और एक यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।